कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक टॉपिक जो कि है कुंडलियों का संयोजन। आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत कुंडलियों को टोटल दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, जिसका पहला क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल है इसमें हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा अगर श्रेणी क्रम में लेते हैं, अब तक आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा, सबसे पहले आपने किसको पढ़ा, प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन इत्यादि आपने पढ़ा, सेलों का संयोजन। इसमें भी आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पढ़े। जैसा कि पिछले आप चैप्टर्स में पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम इस प्रकार का संयोजन करते हैं कि प्रत्येक कुंडली का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से, द्वितीय कुंडली का प्रथम सिरा किसी अलग बिंदु से, तृतीय कुंडली का प्रथम सिरा अलग बिंदु से, और प्रथम कुंडली का दूसरा सिरा अलग बिंदु से, तीसरा सिरा अलग बिंदु से और इसका दूसरा सिरा अलग बिंदु से। यानी कि इन तीनों कुंडलियों का ऐसा संयोजन जिसमें तीनों कुंडलियों का पहला सिरा अलग अलग बिंदु से और तीनों कुंडलियों का जो दूसरा सिरा है वह अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार के ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हमने यहां पे माना कि हमारे पास तीन स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियां हैं, जिसका प्रेरकत्व L1 है और दूसरे का प्रेरकत्व L2 है और तीसरे का प्रेरकत्व L3 है। अगली बात कि यहां पे आपका सेल लगा हुआ है प्लस एंड माइनस, तो इसमें जैसे ही हम परिपथ को जोड़ देंगे तो इसमें से धारा का प्रवाह होने लगेगा। कितना क्या होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा और धारा इससे गुजरेगी। तो चूंकि आपको हमने दो बातें बताई थी कि यदि आपका रास्ता बदलेगा तो आपका क्या बदलेगा, विभवांतर बदलेगा। सॉरी, यदि आपका रास्ता बदलेगा तो आपकी धारा बदलेगी और यदि आपका बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा। तो यहां पे देखिए, इसका पहला सिरा अलग बिंदु से, दूसरा सिरा अलग बिंदु से, इसका पहला सिरा अलग बिंदु से, इसका पहला सिरा अलग, यानी कि यहां पे बिंदु बदल रहा है और जब बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल E1, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल E3 है। इतना आप लिख लेंगे माना। चूंकि बड़े बच्चे हैं आप लोग, अब माना लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं, आप अपने से लिख लेंगे कि माना स्वप्रेरकत्व वाली तीन कुंडलियों को हमने श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित किया कि जिसका स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1, L2 और L3 है, और जिन कुंडलियों का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है तीनों बिंदुओं के मध्य वह क्या है, E1, E2 और E3 है, जिसे एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है, जिससे I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो चूंकि धारा के लिए रास्ता एक ही है और जहां रास्ता नहीं बदलता धारा नहीं बदलती, तो इसके लिए भी धारा का मान I है, इसके लिए भी धारा का मान I है और इसके लिए भी धारा का मान I है। यानी तीनों के लिए जो धारा का मान है, तीनों के लिए जो धारा का मान है वह क्या है, I है। अब अगर हम यहां से श्रेणी क्रम संयोजन से अगर हम कुल E का मान लिखें, अगर कुल E का मान लिखें तो चूंकि मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो टोटल विद्युत वाहक बल है वह कितना है, E है। तो देखिए, ये बैटरी अपनी ताकत कहां पे लगा रही है, तो ये बैटरी अपनी ताकत यहां भी कुछ दे रही है, यहां भी कुछ दे रही है, यहां भी कुछ दे रही है। यानी कहने का मतलब कि जो E1, E2, E3 आ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया किसने, तो इस बैटरी ने दिया। तो जब इसकी क्षमता E थी, इस E को इसने तीनों में बांट दिया, तो यानी कि यह E किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर। तो यहां से E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हो स्वप्रेरकत्व के लिए आप जानते हो स्वप्रेरकत्व के लिए जो आपका E का मान होता है, स्वप्रेरकत्व के लिए E का मान कितना होता है, माइनस का L इंटू DI बटे कितना होता है आपका DT। यह किसके लिए होता है, स्वप्रेरकत्व के लिए। तो यदि हम यहां से E का मान तो आपका ये होता है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और यदि हम यहां से E1 का मान ज्ञात करें तो E1 के जगह पे यहां पे माइनस का क्या हो जाएगा, L। E1 के लिए L का मान कितना है, L1 है,
इंटू डी आई, आई का मान कितना है, आई ही है, तो ये आपका हो जाएगा डी आई, और बटे में डी टी है तो बटे में क्या हो जाएगा, डी टी। और यदि इसी प्रकार से E2 का मान लिखें तो E2 के लिए L का मान कितना है, L2 है, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका L2 इंटू आई का मान आई ही है, तो डी आई बटे कितना हो जाएगा, डी टी। इसी प्रकार से E3 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का L3 इंटू डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर E का मान लिखें तो समीकरण E से A का मान कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो यहां से E1 के जगह पे E1 का मान, E2 के जगह पे E2 का मान, E3 के जगह पे E3 का मान हम कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर E बराबर आपका है E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यहां से E का मान कितना है, E का मान ये वाला है, यानी E का मान यहां से कितना है, माइनस का L इंटू डी आई बटे डी टी, है कि नहीं है बोलिए, प्लस E बराबर बराबर लगा दिए, E1 का मान कितना है, माइनस का L1 डी आई बटे डी टी, तो यहां पे लिख दिए, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, इसका मान है L2 डी आई बटे कितना है आपका डी टी, तो इसका लिख दिए प्लस का। और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस माइनस ये है, तो ये प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यह भी प्लस किस में हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का L3 इंटू डी आई बटे कितना हो जाएगा, डी टी। अब देखिए यहां से डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी, इन तीनों को क्या कर देंगे, कॉमन लेंगे, तो इस डी आई बटे डी टी से इन तीनों से ये डी आई बटे डी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका यहां से यहां पे बचेगा आपका माइनस का L इक्वल टू यहां पे बचेगा माइनस का L1 और माइनस का L2 और माइनस का L3। फिर से एक बार देखिए, यहां भी dt है, यहां भी dt है, यहां भी dt है। एक स्टेप अगर इसको हम और करना चाहें, एक स्टेप इसको हम और करना चाहें तो आप बड़े शौक से कर सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आया तो यहां पे आपका कितना है, माइनस का L इंटू डी आई बटे कितना है, dt। अब यहां पे आपका पहली चीज तो माइनस कॉमन है, इन तीनों में, तीनों ही में माइनस है, तो माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। तीनों में डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी है, तो डी आई बटे डी टी को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब अंदर में क्या बचा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है और डी आई बटे डी टी को बाहर निकाल लिया, तो इसका माइनस खत्म, L1 बचा, डी आई बटे डी टी भी निकल गया है, तो यहां पे बचा L1, माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचा, प्लस, और यहां पे डी आई बटे डी टी निकल गया तो यह कितना बचा आपका L2। यहां भी आपका माइनस निकल गया बाहर तो क्या बचा, प्लस बचा, और ये डी आई बटे डी टी निकल गया तो कितना बचा, L3 बचा, तो ये कितना हो गया, L3। अब इस डी आई बटे डी टी से ये डी आई बटे डी टी, माइनस से ये वाला माइनस, इधर कितना बचा L, और इधर कितना हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस L3। यही आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन कुंडलियों का। यानी कि अगर स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों को अगर हम एक श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो उनका जो कुंडलियों का जो स्वप्रेरकत्व है वह कुल स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए उन स्वप्रेरकत्वों को क्या कर दिया जाता है, सभी कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी जो कुंडली का कुल स्वप्रेरकत्व होगा, कुंडली का जो कुल स्वप्रेरकत्व होगा वह तीनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इस प्रकार से हम कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं और हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कुंडलियों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसका जो कुल प्रेरकत्व होगा वह सभी कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। अब यहां पे हमारी 3 कुंडलियां थी, अगर 3 की जगह n होती तो यहां से L बराबर कितना हो जाता, L1 प्लस का L2 प्लस का कितना हो जाता, L3 प्लस का डॉट 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 प्लस Ln तक यह चला जाता। इस प्रकार से यानी जितनी कुंडलियां होंगी उनको सभी को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम संयोजन देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर क्रम संयोजन। किसका, कुंडलियों का। कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वहां पे देखिए कुंडलियों के प्रत्येक सिरे अलग अलग बिंदुओं के साथ जुड़े थे। यहां पे देखिए क्या है, मान लेते हैं कि यह कुंडली जो है इसका स्वप्रेरकत्व L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व L2 है और इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L3 है। दूसरी बात कि जो इस कुंडली का पहला सिरा है, इस कुंडली का पहला सिरा ये है, इस कुंडली का पहला सिरा ये है और तीनों कुंडलियों के जो पहले सिरे हैं वह किसी एक बिंदु A पर जुड़े हुए हैं और इन तीनों कुंडलियों के जो दूसरे सिरे हैं वह किसी दूसरे बिंदु B पर जुड़े हुए हैं। वहां पे क्या था कि प्रत्येक कुंडली का पहला सिरा अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा था और प्रत्येक कुंडली का दूसरा सिरा अलग अलग बिंदुओं पे जुड़ा था। यहां प्रत्येक कुंडली का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, प्रत्येक कुंडली का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से यदि जुड़ा हो तो कुंडलियों के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपकी हुई समांतर क्रम संयोजन की डिफिनेशन। दूसरी बात, यदि यहां से हम परिपथ को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के पास क्या है, बैटरी के पास एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो यह बैटरी अपने क्या करेगी, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और धारा का क्या करेगी, प्रवाह कराएगी। तो यहां से अगर I धारा होकर के गुजरती है तो हमने बताया कि यदि रास्ता बदलता है तो धारा बदलती है, बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। अब यदि बैटरी की ताकत, बैटरी का विद्युत वाहक बल अगर E है तो इस बिंदु का विद्युत वाहक बल भी E होगा और इस बिंदु का भी विद्युत वाहक बल E होगा, क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहा है और जब बिंदु नहीं बदलता तो विभवांतर क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात कि यहां पे धारा देखिए, जैसे ही यहां धारा जाएगी यहां भी बढ़ जाएगी, यहां बढ़ जाएगी, यहां बढ़ जाएगी। तो इसमें से गुजरने वाली धारा को हम I1 कहते हैं, इसमें से गुजरने वाली धारा को हम I2 कहते हैं और इसमें से गुजरने वाली धारा को हम I3 कहते हैं, क्योंकि धारा का रास्ता बदल जा रहा है और रास्ता बदलने पे धारा क्या होती है, बदल जाती है। अब अगर हम यहां से स्वप्रेरकत्व देखें तो स्वप्रेरण की घटना में स्वप्रेरकत्व से हमें पता है कि जो E बराबर होता है, स्वप्रेरकत्व में जो E बराबर होता है वह किसके होता है, माइनस का L DI बटे कितना होता है, DT के बराबर होता है। अब अगर L को हम इधर भेज दें, माइनस L को इधर भेज दें तो आपका ये इधर आ जाएगा माइनस का E और L इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस का E बटे L बराबर आपका हो जाएगा DI बटे कितना हो जाएगा, DT। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, इसी के आधार पर हम इसके कुल स्वप्रेरकत्व की गणना करने वाले हैं। अब अगर यहां से हम यहां पे I1 का मान निकालें, अगर यहां से हम I का मान निकालें तो I किसके बराबर है, DI बटे DT के। तो ये आपका हो जाएगा DI बटे कितना हो जाएगा, DT। अब अगर यहां से हम I1 का मान निकालें तो I1 का मान आपका कितना हो जाएगा, इस I के जगह पे इसके साथ L1 के साथ कौन आएगा, I1। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर I नहीं, यहां से अगर हम इसका मान निकालें माइनस का E बटे L का, माइनस के E बटे L का अगर मान निकालें तो DI बटे कितना हो जाएगा, DT। इस सूत्र को हमने लिखा। अब अगर हम पहले प्रेरकत्व वाले की बात करें तो पहले प्रेरकत्व के लिए E का मान तो E ही है आपका, तो E के जगह पे E ही हमने रख दिया और L के जगह पे इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L1 है। तो इसके जगह पे हमने क्या रखा, इसके जगह पे हमने रखा L1। इसके अलावा इधर आपका है DI बटे DT, तो ये D और इसके लिए I का मान कितना है, इसके लिए I का मान I1 है, तो I के जगह पे हमने कितना रख लिया, I1 रख लिया और बटे कितना है DT, तो बटे में कितना हो गया, DT। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञात करें माइनस का E बटे L2, तो अगर माइनस का E बटे L2 अगर हम ज्ञात करें तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, L2 के लिए जो धारा है वह कितनी है, I2 है। तो ये आपकी हो जाएगी DI2 बटे DT। अब अगर इसी तरह से हम ज्ञात करें माइनस का E बटे L3 के लिए, तो L3 के लिए जो धारा का मान है वह कितना है, I3 है। तो DI3 बटे कितना हो जाएगा आपका, DT बटे कितना हो जाएगा, DT। अब अगर यहां से हम DI बटे DT को लिखें, DI बटे DT है क्या, धारा में परिवर्तन समय के सापेक्ष। अब देखिए धारा कहां से कहां गुजर रही है, यहां से जो बैटरी के द्वारा दी गई धारा I थी, यहां पे जैसे गई इसको 3 रास्ते मिले और 3 रास्ते में बट गई।
अब 3 रास्ते में बट गई, यानी यही I1 I2 I3 मिला करके आपके I के बराबर है। अब यही धारा जब 3 रास्तों में चलते हुए आई और फिर से जब जाके तीनों धाराएं मिली तो फिर से आपका क्या मिल गया, फिर से आपका I मिल गया। यानी कहने का मतलब कि ये जो I1 I2 और I3 है वह इसी I का एक भाग है। इन तीनों I1 I2 I3 को मिला दिया जाएगा तो आपको I प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर आपको कुल धारा I का मान ज्ञात करना हो तो आपको करना पड़ेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यही ये तीनों धाराएं मिलकर I के बराबर है। अब यहां से देखो I का मान कितना है, I का मान इसके हिसाब से कितना है, dt बटे di बटे कितना है, dt है, तो यहां पे di बटे dt हो जाएगा। इसमें धारा का मान कितना है, di1 प्लस dt है प्लस di2 प्लस का कितना हो जाएगा, dt। I2 के जगह पे I3 के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस का di3 बटे कितना हो जाएगा, dt। अब देखिए di बटे dt का मान कितना है, di बटे dt का मान कितना है, माइनस का e बटे l। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं, माइनस का e बटे l बराबर का चिन्ह है तो यहां बराबर लगा दिए। di1 बटे dt कितना है, di1 बटे dt का मान कितना है, इसका मान है माइनस का e बटे l1। तो ये क्या हो गया, माइनस का e बटे l1 प्लस di2 बटे dt का मान कितना है, इसका मान है आपका माइनस का e बटे l2। कितना है, माइनस का e बटे l2 है और प्लस का इसका मान di3 बटे dt का मान कितना है, di3 बटे dt का मान कितना है, माइनस का e बटे L3। कितना है, माइनस का e बटे L3 है। अब इसमें देखो e तीनों में e कॉमन है। इधर क्या है, इधर आपका है माइनस का e बटे L है और बराबर इधर तीनों में माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन है, माइनस निकाल लिया। e तीनों में e है तो e को भी हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। जब इतना हमने बाहर निकाल लिया तो माइनस का e बाहर निकला तो यहाँ पे बचा 1 बटे L1। तो 1 बटे L1, बीच में चिन्ह है प्लस का, यहाँ से हमने माइनस के e को निकाल लिया तो 1 बटे L2। तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका L2 प्लस यहाँ से हमने माइनस e को निकाल लिया तो 1 बटे कितना हो जाएगा L3। तो 1 बटे कितना हो जाएगा L3। अब देखो इस e से e कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, 1 बटे L बराबर 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 प्लस 1 बटे L3। यही आपका हो जाएगा समांतर क्रम में कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का तुल्य स्वप्रेरकत्व। तो किसी भी कुंडली का देखिए यहाँ हमने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से निकाला स्वप्रेरकत्व का। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि E बराबर आपका होता है माइनस का L इंटू di बटे dt, L को ले आए नीचे हम इसके, तो यहाँ पे क्या बचा di बटे dt। अब यहाँ से हमें I1 I2 I3 का मान अलग अलग है तो यहाँ से हमें ये निम्न इक्वेशन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन से हम जानते हैं कि जो धारा आपकी I है वह तीनों धाराओं के योग के बराबर है। तो ये जो धारा होगी वह इसके योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हमने इसके क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब यहाँ से हमने इनका सबका मान इसमें से क्या कर दिया, रख दिया। और जब हमने सबका मान रख दिया, ई से ई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 बटे L बराबर आया 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 प्लस 1 बटे L3। यानी कि अगर हम कहें यह हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन किसका, कुंडली का। तो जब कभी कुंडलियों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका तुल्य प्रेरकत्व का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1 बटे L है ना, तो जो तुल्य परिपथ के जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वह उन कुंडलियों के प्रेरकत्व के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बार कि समांतर क्रम संयोजन में जो कुंडलियों का संयोजन होता है वह क्या होता है कि उसमें जो तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम होता है वह शेष सभी कुंडलियों के प्रेरकत्वों के व्युत्क्रमों के यानी उल्टा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका है कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
यदि किसी भी प्रकार का कहीं पे भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं और सबका रिप्लाई करता हूं, तो आपकी प्रॉब्लम को जरूर से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।